हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सिंटैक्स एनालिसिस। सिंटैक्स एनालिसिस कंपाइलर का, जो भी कंपाइलर के फेसेस होते हैं उसका दूसरा फेस होता है। पहला फेस होता है लेक्सिकल एनालिसिस। लेक्सिकल एनालिसिस जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वह किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से टोकन जनरेट करता है, ये सब हम देख चुके हैं। सिंटैक्स एनालिसिस कंपाइलर का दूसरा फेस होता है। इसका काम होता है कि जो भी उसे लेक्सिकल एनालिसिस से टोकन मिलती हैं उनको वह रिकम्बाइन करता है। लेक्सिकल एनालिसिस क्या करता है? टोकन जनरेट करता है। टोकन जनरेट करने के बाद वो टोकन्स कहाँ जाती हैं? सिंटैक्स एनालिसिस दूसरे फेस में। यहाँ पर उनको क्या किया जाता है? रिकम्बाइन किया जाता है। मतलब कि वहाँ पे तो टोकन मिल गई, बल्क में टोकन आती हैं, उनको सेट करने का काम कौन करता है? सिंटैक्स एनालिसिस करता है या पार्सर करता है। ये क्या करेगा कि उनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर पे सेट करता है, रिकम्बाइन करता है, जिससे कि उसकी कुछ मीनिंग निकल सके और उनको फिर आगे तीसरे फेज के लिए ट्रांसफर कर देता है। तो सिंटैक्स एनालिसिस और पार्सिंग इज द सेकेंड फेज ऑफ कंपाइलर। कंपाइलर का दूसरा फेज होता है सिंटैक्स एनालिसिस। The purpose of syntax analysis is to recombine the token which is generated by the lexical analysis. जो टोकन लेक्सिकल एनालिसिस द्वारा जनरेट होती हैं उनको यह रिकम्बाइन करने का काम करता है। The syntax analysis must also reject invalid text by reporting syntax error. यदि किसी टोकन्स में कोई इनवैलिड टेस्ट है तो उसकी रिपोर्ट करता है सिंटैक्स एरर के फॉर्म में। सिंटैक्स एनालिसिस में यदि कोई एरर आती है या जो कि कोई ऐसा टेस्ट है जो कि इनवैलिड है तो वह उसकी सिंटैक्स एरर के रूप में रिपोर्ट करता है कंपाइलर को। तो यह कहलाता है सिंटैक्स एनालिसिस। यदि हम नॉर्मल फॉर्म में देखें तो क्या है कि जो भी इसे टोकन्स लेक्सिकल एनालिसिस से मिलते हैं यह उसको रिकम्बाइन करने का एक पार्स ट्री होती है, उसमें इसे सेट करने का काम करता है, जिसका कि एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट होती है वो बन सके। यह काम होता है सिंटैक्स एनालिसिस का। नेक्स्ट, ग्रामर। हम सभी जानते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो या कोई भी भाषा हो, उसके लिए ग्रामर महत्वपूर्ण होती है। बिना ग्रामर के हम किसी भी वर्ड्स को सेट नहीं कर सकते हैं, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। हर एक लैंग्वेज के लिए, किसी भी प्रकार की यदि वह लैंग्वेज होती है तो उसके लिए ग्रामर का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। उसी तरीके से जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उनके लिए ग्रामर के कुछ रूल होते हैं, जिसके बेस पे उन सभी वर्ड्स को सिंटैटिक स्ट्रक्चर के रूप में सेट किया जाता है। तो ग्रामर क्या है? ग्रामर किसी भी लैंग्वेज को रूल होता है, एक पर्टिकुलर रूल होते हैं जिसके बेस पे हम वर्ड को सेट करते हैं। उसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी ग्रामर्स रूल होते हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अलग ग्रामर्स रूल होते हैं जिसको वो फॉलो करके सिंटैटिक स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करता है। एवरी प्रोग्रामिंग हैज grammar rules that describe the syntactic structure of a program. ग्रामर आर इजी टू अंडरस्टैंड। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ग्रामर होती है उनको समझना बिल्कुल आसान होता है, उसे आसानी से डिस्क्राइब किया जा सकता है। हर जो पार्सर होता है वो किसी पर्टिकुलर ग्रामर को ही जनरेट करता है। हर एक ग्रामर के लिए पार्सर अलग अलग डिस्क्राइब किए जाते हैं। तो जो पार्सर होते हैं वो पर्टिकुलर ग्रामर को जनरेट करता है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर यूज्ड फॉर सिंटैक्स स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होती है वह सिंटैक्स स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए यूज की जाती है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, अब इसको हम किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, अब इसको देखते हैं। तो जो CFG होती है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होती है, उसमें 4 टपल्स या 4 कैरेक्टर्स होते हैं जिनको अलग अलग डिफाइन किया गया है। हम ये कह सकते हैं कि जो CFG होती है वो 4 टपल्स या 4 कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन होती है, जिसे डिस्क्राइब किया जाता है G से। G को जो ग्रामर होती है उसे G से डिस्क्राइब किया जाता है और उसके टपल्स होते हैं VTPS। इनका हर एक का अलग अलग मीनिंग है। जैसे कैपिटल V इज द फाइनाइट सेट ऑफ नॉन टर्मिनल। जो कैपिटल V होता है उसे हम फाइनाइट सेट ऑफ नॉन टर्मिनल, मतलब जो भी नॉन टर्मिनल्स होते हैं उनको हम कैपिटल V से डिफाइन करते हैं। एक बात और, जो नॉन टर्मिनल होते हैं हमेशा, चाहे वो लेफ्ट साइड रहे या राइट साइड रहे, उनको हमेशा कैपिटल लेटर से डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट T इज अ फाइनाइट सेट ऑफ टर्मिनल। जो T होता है वो टर्मिनल
फाइनाइट सेट ऑफ टर्मिनल्स होता है। मतलब जो भी टर्मिनल होते हैं जैसे ए बी सी डी या स्पेशल कैरेक्टर जो कि ग्रामर में यूज किए जाते हैं उन सभी को हम टी से डिफाइन करते हैं। एस इज अ स्टार्ट स्टेट, एस इज अ स्टार्ट स्टेट, एस क्या है, स्टार्टिंग स्टेट है जहां से कि हम ग्रामर को डिफाइन करना शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले हम उसे एस से डिफाइन करते हैं। P इज अ फाइनाइट सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल, P इज अ फाइनाइट सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल। P क्या है, तो P एक प्रोडक्शन रूल है जिसके आधार पे हम किसी भी लैंग्वेज को ग्रामर का यूज करके सेट करते हैं, तो वो कहलाता है प्रोडक्शन रूल। प्रोडक्शन रूल इज एन, प्रोडक्शन रूल का फॉर्म क्या होता है, A गोइंग टू A, मतलब A इसको ड्राइव कर रहा है, A को ड्राइव कर रहा है, वेयर A बिलोंग्स टू B। यहाँ पर जो कैपिटल A है ये क्या है, एक नॉन टर्मिनल है। हमेशा जो प्रोडक्शन का फॉर्म होता है वो इसी फॉर्म में होता है। यहाँ पे जो A है, ये जो A है ये सेट होता है, टर्मिनल का भी हो सकता है, इसमें टर्मिनल भी हो सकते हैं और नॉन टर्मिनल भी हो सकते हैं और दोनों भी हो सकते हैं और बोथ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन रूल को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, A गोइंग टू A, ए यहाँ पे नॉन टर्मिनल है जो कि लेफ्ट हैंड साइड होता है, उसके राइट हैंड साइड में ए क्या है, तो ए यहाँ पर नॉन टर्मिनल और टर्मिनल दोनों है, सिंगल टर्मिनल भी हो सकता है, सिंगल नॉन टर्मिनल भी हो सकता है और यहाँ पे बोथ भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल एस टू ए, ये नॉन टर्मिनल ये टर्मिनल, ठीक इसी तरीके से एस ए एस, यहाँ पर क्या है, बोथ हैं, ये नॉन टर्मिनल है जो ड्राइव कर रहा है किसको, स्मॉल ए ये टर्मिनल है और ये क्या है, एक नॉन टर्मिनल है। तो जो भी प्रोडक्शन रूल होता है उसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, उसके लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा नॉन टर्मिनल होता है, लेकिन जो उसका राइट हैंड साइड होता है उसमें एक नॉन टर्मिनल भी हो सकता है, टर्मिनल भी हो सकता है और दोनों भी यूज हो सकते हैं। तो ये है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की डेफिनेशन। एग्जाम्पल, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, एस गोइंग टू 0S1 और S गोइंग टू नल स्ट्रिंग। यहाँ पे हमने ये नल स्ट्रिंग को डिफाइन किया है, ये एक आप इसे नल स्ट्रिंग मानिए कि हमने नल स्ट्रिंग को इस तरीके से लिखा हुआ है। अब यदि आगे देखें, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे ये दो एग्जाम्पल है, तो यदि यहाँ की हम बात करें फर्स्ट वाले की, तो यहाँ की जो S स्टार्ट स्टेट है वो क्या है, S, ठीक है, ये नॉन टर्मिनल है, ये स्टार्ट स्टेट है। डेफिनेशन के हिसाब से यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो 0 और, अब हम यदि हम राइट हैंड साइड में आए तो 0 और 1 ये दोनों क्या है, नॉन टर्मिनल है, सॉरी दोनों क्या है, ये टर्मिनल है। इसी तरीके से राइट हैंड साइड का S ये क्या है, नॉन टर्मिनल है। प्रोडक्शन रूल क्या है इसका, तो प्रोडक्शन रूल है P और ये दोनों, ये इसका प्रोडक्शन रूल है। ठीक है, इसी तरीके से यदि हम एग्जांपल सेकंड देखें, दूसरा एग्जांपल देखें, तो यहाँ का स्टार्ट स्टेट क्या है, E, ये स्टार्ट स्टेट है जहां से इसको हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। यदि हम इसके नॉन टर्मिनल की बात करें तो नॉन टर्मिनल यहाँ पर कितने हैं, सिर्फ एक, वो है E यहाँ पे नॉन टर्मिनल है। यदि टर्मिनल देखें तो इसमें कितने टर्मिनल हैं, तो टर्मिनल है इसमें एक ये है प्लस, इसी तरीके से स्टार, फिर ओपन पैरेंथेसिस, क्लोज पैरेंथेसिस और आईडी, ये सारे इसके टर्मिनल हैं। E नॉन टर्मिनल, यहाँ का जो लेफ्ट हैंड साइड का E है ये क्या है, स्टार्ट स्टेट है ये वाला, ठीक है, और ये टर्मिनल क्या है, प्लस स्टार ओपन क्लोज पैरेंथेसिस और आईडी, ये सभी इसके टर्मिनल है। और प्रोडक्शन रूल, तो ये पूरा इसका एक प्रोडक्शन रूल है। जो भी हमको ग्रामर दी जाती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन रूल कहते हैं। तो इस तरीके से ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के एग्जाम्पल है। डेरिवेशन, अब हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को किस तरीके से ड्राइव करते हैं। तो यदि यहाँ पर हमने दो एग्जाम्पल लिए हुए हैं, वही एग्जाम्पल हैं जो कि पिछली स्लाइड में थे। अब हम इनको देखते हैं कि इससे किस तरीके से किसी लैंग्वेज को ड्राइव किया जाता है। जैसे पहला एग्जाम्पल यदि हम देखें,
तो पहला प्रोडक्शन रूल था, पहला नहीं, अभी हम जो एग्जाम्पल यहाँ पे दूसरा लिखा हुआ है उसको हमने पहले यहाँ पे सॉल्व किया है। मान लीजिए हमको जनरेट करना है ये id प्लस id। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यदि हम इसके रूल में जाएं तो रूल से फर्स्ट जो है s e से e प्लस e, तो हमने यहाँ पर जो e था ये स्टार्ट है, यहाँ से हमने इसको ड्राइव किया e प्लस e में। ये कहाँ से आया, तो ये हमको मिला था e से, जो e गोइंग टू था e प्लस e, मतलब e से e प्लस e को हमने यहाँ पे क्या किया, जनरेट किया। ठीक है, मतलब e को हम यदि हम सीधे बोले तो e को हमने रिप्लेस किया e प्लस e से। अब हमको चाहिए id, तो हम इसके किस रूल में जाते हैं, लास्ट वाले रूल में, जो e गोइंग टू है id। तो यहां से हमने जो इसके लेफ्ट हैंड साइड का आया e था, ये वाला जो e था उसको हमने रिप्लेस कर दिया id से, तो यहाँ पे क्या आ गया, id आ गया। अब यहाँ पे सिर्फ एक e बचा है, ये जो कि एक नॉन टर्मिनल है। तो फिर अगेन इस e को, जो ये वाला राइट हैंड साइड का e था, इसको हमने रिप्लेस कर दिया id से। तो इस तरीके से हमने एक जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का प्रोडक्शन रूल था उससे id प्लस id को जनरेट कर लिया। इसी तरीके से यदि दूसरा एग्जाम्पल देखें, जो कि वहां पे फर्स्ट एग्जाम्पल था इसके पहले वाली साइड में, यहाँ पे है 0s1। तो आपको ये पता हो गया कि टर्मिनल कौन है, नॉन टर्मिनल कौन है, स्टार्टिंग सिंबल कौन है। अब हमको जो स्ट्रिंग है वो जनरेट करना है 0001111, ये स्ट्रिंग जनरेट करना है। तो हमने सबसे पहले s को रिप्लेस किया 0s1 से, ये हमने इसको रिप्लेस किया, ये आपके प्रोडक्शन रूल में है कि हम s को 0s1 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने s को 0s1 से रिप्लेस किया, यहाँ पे हमने उसको क्या किया है, रिप्लेस किया। ये बताया, यहाँ पे हमने बताया कि s को हमने 0s1 से रिप्लेस किया है। ठीक है, जब हमने s को 0s1 से रिप्लेस किया तो हमको क्या मिला, 00s11। ठीक है, हमको क्या चाहिए, 0001111, तो हमारे पास 0011 हो गए। अब अगेन हम क्या करेंगे कि s, जो ये s है मिडिल में, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं 0s1 से। अगेन हमने इसको 0s1 से रिप्लेस किया तो यहाँ पे क्या आ गया, 000s1111। ठीक है, जब ये मेथड हमको मिल गई, इसके बाद हमने क्या किया, ये नहीं होगा, ये यदि हम इसको यूज करते हैं तो ये 4 टाइम 1, 0 और 4 टाइम 1 आ जाएगा, जबकि हमको क्या करना है, 0001111 करना है। अब इस s को हम क्या करेंगे, इस s को हम रिप्लेस कर देते हैं नल स्ट्रिंग से। यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि एक नल स्ट्रिंग भी s से जनरेट होता है, जो s है वो नल स्ट्रिंग को ड्राइव कर रहा है। तो हम इस नल स्ट्रिंग को इस s को नल स्ट्रिंग से क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो हमको स्ट्रिंग क्या मिल जाती है, 0001111। तो किसी भी प्रोडक्शन रूल से या CFG से स्ट्रिंग को ड्राइव करने का ये एक तरीका होता है। इस तरीके से हम किसी भी स्ट्रिंग को प्रोडक्शन रूल, जो कि उसके लिए डिजाइन किया जाता है, जो कि CFG, जो कि किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए डिजाइन की गई है, उससे हम स्ट्रिंग को जनरेट कर सकते हैं। Derivation. In a derivation, a production is applied in each step to replace the non-terminal by the right hand side. ये इसकी डेफिनेशन है। यहाँ पर जो अभी हमने एग्जाम्पल किया कि डेरिवेशन किस तरीके से किया जाता है, तो ये उसी की डेफिनेशन है कि हमेशा जो राइट हैंड साइड में नॉन टर्मिनल होते हैं उनको उसके लेफ्ट हैंड साइड के नॉन टर्मिनल के बेस पे रिप्लेस कर सकते हैं। राइट हैंड साइड में जितने भी उसके नॉन टर्मिनल होते हैं हम उन्हीं पे वर्क करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि स्ट्रिंग के हिसाब से उन नॉन टर्मिनल को ग्रामर से यूज करते करते हम उनको रिप्लेस करते जाते हैं, और जब हमको लास्ट में स्ट्रिंग मिलती है तो हमारे जो स्ट्रिंग होती है उसमें वो नॉन टर्मिनल नहीं होने चाहिए। लास्ट में सिर्फ हमको स्ट्रिंग मिलनी चाहिए, सारे के सारे नॉन टर्मिनल उससे रिप्लेस हो जाने चाहिए। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज जो CFG द्वारा जनरेट होती है वो कहलाती है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, या CFG द्वारा जनरेटेड लैंग्वेज को हम कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज कहते हैं। हर एक ग्रामर से कुछ ना कुछ लैंग्वेज जनरेट होती है, वो उसी की लैंग्वेज कहलाती है जो उस ग्रामर पे डिपेंड होती है। इसी तरीके से ऐसी लैंग्वेज जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से द्वारा जनरेट होती है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज कहलाती है। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को हम LG से डिफाइन करते हैं, डिनोट करते हैं।
अब यदि इसकी डेफिनेशन में जाएं तो क्या होगा कि यहाँ पे हमने देखें ये एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। हम कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को शॉर्ट में CFL भी कहते हैं। ये हमेशा एक स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग होगी। स्ट्रिंग कहाँ से मिलेंगे? उससे टर्मिनल से। हर एक जितने भी टर्मिनल होंगे स्टार, मतलब हर प्रकार की स्ट्रिंग को, जो स्ट्रिंग क्या है W, हमने स्ट्रिंग को यहाँ पे किससे डिफाइन किया है? W को। मतलब कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज में क्या होगी? स्ट्रिंग होगी। अब ये स्ट्रिंग कैसी होगी? तो स्ट्रिंग हमेशा जो उसके टर्मिनल होंगे वो सभी उसकी स्ट्रिंग कहलाती हैं। अब यदि हम इसका एग्जाम्पल देखें तो a की पावर n b की पावर n, a की पावर n b की पावर n इसका एग्जाम्पल है। ये एक CFL है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। जैसे यदि हम यहाँ पे देखें तो ये किस तरीके की लैंग्वेज है? ये कुछ इस तरीके की लैंग्वेज है जहां पर a और b दोनों क्या है? दोनों इक्वल हैं, और जो a है वो b के पहले आएंगे, जितने भी a हैं वो b के पहले आते हैं, और जितने भी b हैं वो a के बाद आते हैं। तो ये एक क्या है? एक CFL है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। अब यदि हम इसकी ग्रामर की बात करें तो इसके ग्रामर आप पहले देख चुके हैं, जो आपने देखा था 0001111 के लिए जो ग्रामर यूज हुई थी। यदि हम इसकी ग्रामर की बात करें तो किस तरीके से आएगा? इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं? SASB और S नल स्ट्रिंग, ये इसकी ग्रामर होगी। इस ग्रामर से हम इस लैंग्वेज को डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल है सेट ऑफ पैलिंड्रोम ओवर A एंड B। तो पैलिंड्रोम क्या होता है कि जो स्ट्रिंग स्टार्ट में आएगी वही स्ट्रिंग उसके एंड में होती है, कुछ इस तरीके से। दूसरा एग्जांपल कौन सा है? पैलिंड्रोम का, ओवर A एंड B। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो स्ट्रिंग स्टार्ट में होगी वही उस स्ट्रिंग उसके अपोजिट लास्ट में होगी। तो यहाँ पे ये स्टार्टिंग की स्ट्रिंग है, ये लास्ट की स्ट्रिंग है। इसी तरीके से A ये भी एक पैलिंड्रोम है जहाँ पे ये स्टार्टिंग है, ये दोनों और ये दोनों। इसी तरीके से ये दोनों और ये दोनों, तो ये पैलिंड्रोम कहलाता है। अब इसको हम किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं? तो इसको हम कर सकते हैं SB और लास्ट में S नल स्ट्रिंग। ये इसका प्रोडक्शन रूल होगा, किसके लिए? पैलिंड्रोम के लिए। तो इस तरीके से हम कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को डिफाइन करते हैं। डेरिवेशन ट्री, अब आते हैं डेरिवेशन ट्री। तो डेरिवेशन ट्री क्या है? डेरिवेशन कैन बी डिस्प्ले बाय ट्री। जो भी CFG होती है उसके प्रोडक्शन रूल को हम यदि ट्री फॉर्म में डिफाइन कर देते हैं तो वो एक उसके लिए डेरिवेशन ट्री होता है। हमेशा डेरिवेशन ट्री में जो इंटरनल नोड होते हैं वो सभी उसके नॉन टर्मिनल कहलाते हैं, और जो उस ट्री की लीव होती हैं उनको हमेशा टर्मिनल कहा जाता है। जो भी ट्री की लीव होती हैं जब हम उनको रीड करते हैं तो उनको लेफ्ट टू राइट रीड किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो प्रोडक्शन रूल होता है उस प्रोडक्शन रूल से जो स्ट्रिंग जनरेट होती है उसको रीड करने के लिए ट्री में हमेशा लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं, और जो भी उसके नॉन टर्मिनल होते हैं वो उसके इंटरनल नोड होते हैं। हमेशा लीव नोड कौन से होते हैं? टर्मिनल होते हैं। तो ये कहलाता है डेरिवेशन ट्री। एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए कि फॉर द ग्रामर, ये एक ग्रामर दी हुई है, ठीक है। ये इसका एक प्रोडक्शन रूल है। यहाँ पर AS गोइंग टू AS और A। फिर सेकेंड क्या है रूल? A ये वाला गोइंग टू SBA /SS /BA, ठीक है। और अब इस प्रोडक्शन रूल के हिसाब से हमको कौन सी स्ट्रिंग ड्राइव करनी है? AA इस स्ट्रिंग को हमको इस प्रोडक्शन रूल के हिसाब से ड्राइव करना है। देन इसके लिए प्रोडक्शन रूल क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? हमको क्या चाहिए? A स्टार्टिंग में, ये प्रोडक्शन रूल है। यदि हम S को A से रिप्लेस कर देते हैं तो ये यहीं टर्मिनेट हो जाएगा, फिर हम आगे स्ट्रिंग को जनरेट नहीं कर सकते। इसलिए हमने क्या किया? S को ड्राइव किया AAS से, मतलब इस S को हमने रिप्लेस किया कैपिटल A और कैपिटल S से, ठीक है। अब हमको ये A मिल गया, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए? अब हम A से इन तीनों में से किसी भी
स्ट्रिंग से रिप्लेस कर सकते हैं। हमने इसको रिप्लेस किया इस ए को, अपनी स्ट्रिंग को देखते हुए, जो हमारी स्ट्रिंग है इसको देखते हुए हमको रिप्लेस करना है। तो इस ए को हमने रिप्लेस किया कैपिटल एस स्मॉल बी कैपिटल ए से, ठीक है। जो ये ए था हमने उसे एस बी ए से रिप्लेस कर दिया, ठीक। अब हमारे पास जो नया प्रोडक्शन रूल वो ए कैपिटल एस बी कैपिटल ए कैपिटल एस आया, ठीक है। आगे अब हम इसको आगे ड्राइव करते हैं। तो अब हमको चाहिए ए, तो अब हम वापस इसमें जाते हैं। हमने इस एस को, जो ये एस आया, इसको रिप्लेस किया ए से, स्मॉल ए से, तो हमको यहाँ क्या मिल गया ए बी। अब क्या बचे कैपिटल नॉन टर्मिनल में, इस कैपिटल ए और कैपिटल एस। अब हमारे पास स्ट्रिंग क्या आ गई ए बी। अब हमको क्या चाहिए, इसके बाद बी चाहिए। तो जो ये ए था हमने उसको रिप्लेस कर दिया बी ए से, तो यहाँ पे क्या आ गया बी ए, तो यहाँ क्या हो गया ए पी बी ए। अब हमको सिर्फ एक ए चाहिए और यहाँ पे सिर्फ एक नॉन टर्मिनल है जिसे हमने एस कहा है, तो इस एस को रिप्लेस कर देते हैं हम ए से। तो ये इसका डेरिवेशन हो गया, ड्राइव हो गया कि इस प्रोडक्शन रूल से हमने इस स्ट्रिंग को जनरेट कर लिया। अब हम इसको ट्री फॉर्म में डिफाइन करते हैं। तो हमने जितना भी ये किया है, जितना भी हमने ये डेरिवेशन किया है, इसी को यदि हम ट्री फॉर्म में दिखा दें तो वो उसका डेरिवेशन होता है। जैसे सबसे पहले स्टार्ट सिंबल क्या था हमारा एस, ये हमारा एस स्टार्ट सिंबल है। इससे हमने ड्राइव किया ए एस को, ठीक, स्मॉल ए कैपिटल ए और कैपिटल एस। इसके बाद ये तो टर्मिनल आ गया, इसको हम आगे ड्राइव नहीं कर सकते, ये एक क्या है टर्मिनल है, ठीक, इसको हम छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे नॉन टर्मिनल क्या क्या है, एक ये नॉन टर्मिनल है, एक ये नॉन टर्मिनल है, इन दोनों को हम ड्राइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इस ए को ड्राइव किया, तो इस ए को जब ड्राइव किया तो इस ए को हमने रिप्लेस किया था एस बी ए से, ठीक है। तो ये एक नॉन टर्मिनल, ये एक टर्मिनल और ये एक नॉन टर्मिनल। फिर इसके बाद हमने चेंज किया था इस एस को ए से, ठीक है, और इस एस को ए से चेंज करने के बाद जो नेक्स्ट डेरिवेशन था वो क्या था कि ए को हमने बी ए से रिप्लेस किया था, और इन लास्ट में हमने क्या किया था एस को ए से रिप्लेस कर दिया था, ठीक है। तो ये हमारा क्या है एक डेरिवेशन ट्री है। जब हम इसको रीड करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे ए फिर बी फिर बी फिर ए और फिर ए। तो यहाँ से हमने क्या क्या पढ़ा ए बी बी ए। तो इस तरीके से हम पार्स ट्री में स्ट्रिंग को रीड करते हैं। आगे अब जो डेरिवेशन होते हैं उनको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक कहलाता है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और दूसरा कहलाता है राइट मोस्ट डेरिवेशन। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में यदि हम जब किसी भी प्रोडक्शन रूल को ड्राइव कर रहे होते हैं तो जो उसके जिसमें हम राइट साइड यदि हम वर्क करें, जो भी प्रोडक्शन रूल रहता है उसमें टू साइड होती हैं, एक होता है लेफ्ट हैंड साइड, एक होता है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में यदि दो या दो से अधिक नॉन टर्मिनल दिए गए हुए हैं, जैसे कि इसमें देखिए दो नॉन टर्मिनल हैं ए और एस, तो यदि हम सबसे पहले लेफ्ट वालों को यदि सॉल्व करते हैं तो वो कहलाता है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। जैसे इसमें हमने क्या किया, यहाँ तो सिंगल था तो उससे हमने ड्राइव किया ए एस को। अब यहाँ पर दो नॉन टर्मिनल आ गए, एक आया ए एक आया एस। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट वाले को, मतलब इस वाले को जो ये ए है, इसको हमने ड्राइव किया, ठीक। तो ये कहलाता है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। यदि हम लेफ्ट वाले को पहले सॉल्व करते हैं तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हो जाता है। अब आगे भी देखें तो हम इसके बाद हमने इस एस को चेंज किया था ए से, तो यहाँ पे भी ये लेफ्ट मोस्ट हुआ। फिर यहाँ पे ये दो नॉन टर्मिनल हैं, तो इसके बाद हमने इस ए को चेंज किया, मतलब लेफ्ट वाले ए को चेंज किया, और फिर लास्ट में जब सिंगल बचा तो इसको कर दिया। तो ये कहलाता है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री। तो यहाँ पर हमने कहने का मतलब क्या हुआ, आप क्या समझे कि यदि कोई प्रोडक्शन रूल दिया गया है और उसके राइट हैंड साइड में दो या दो से अधिक नॉन टर्मिनल यूज हो रहे हैं, तो यदि हम लेफ्ट वाले को पहले सॉल्व करते हैं तो वो कहलाता है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। ठीक इसी तरीके से राइट मोस्ट डेरिवेशन। तो राइट मोस्ट डेरिवेशन और लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में सिर्फ इतना अंतर है कि यदि हम लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से सॉल्व करते हैं तो राइट हैंड साइड में यदि दो या दो से ज़्यादा नॉन टर्मिनल होते हैं तो हम उनमें
लेफ्ट वाले को पहले सॉल्व करते हैं, जबकि यदि हम राइट मोस्ट से उसे सॉल्व करें तो सबसे पहले हमको राइट वाले नॉन टर्मिनल को पहले सॉल्व करना होगा, जैसे हमने इस एग्जांपल में किया। ये हमारे पास दो नॉन टर्मिनल थे ए और एस, सबसे पहले हमने एस को सॉल्व किया, ठीक है, इसके बाद बचा ए। तो ए से जब हमने लैंग्वेज जनरेट की तो हमको मिला एस बी ए। जब एस बी ए मिला तो यहाँ पे भी दो नॉन टर्मिनल हो गए एस और ए। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, इस वाले ए को, तो इससे हमने सॉल्व किया तो ये आया बी ए यहाँ पे, और लास्ट में सिंगल एस को हमने सॉल्व कर दिया। हमेशा लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट डेरिवेशन से जब हम सॉल्व करते हैं तो पार्स ट्री में कोई भी अंतर नहीं आता है। पार्स ट्री जैसा लेफ्ट मोस्ट से बनता है उसी प्रकार से राइट मोस्ट डेरिवेशन ट्री भी बनता है, सिर्फ अंतर उसको ग्रामर को ड्राइव करने में आता है। लेकिन जब हम उसको ट्री बनाते हैं तो ट्री दोनों की सेम होती हैं। तो ये कहलाता है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और राइट मोस्ट डेरिवेशन। नेक्स्ट टॉपिक है एम्बिगुअस एंड अनएम्बिगुअस। तो मान लीजिए कोई एक स्ट्रिंग है W जो कि बिलोंग कर रही है CFL को, मतलब W स्ट्रिंग कैसी है, एक CFL है जो किसी ग्रामर से जनरेट होती है। नेक्स्ट टॉपिक है एम्बिगुअस एंड अनएम्बिगुअस। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई स्ट्रिंग है W जो कि बिलोंग करती है CFL को, जो किसी CFG से जनरेट होती है। तो इस स्ट्रिंग के लिए जब भी हम पार्स ट्री जनरेट करते हैं तो वो चाहे लेफ्ट मोस्ट से हो या राइट मोस्ट से हो, हमेशा ही यूनिक बनता है, ठीक है। अब यदि मान लीजिए कोई स्ट्रिंग ऐसा है जिसको कि हम एक से ज्यादा पार्स ट्री में ड्राइव कर सकते हैं तो वो कहलाता है एम्बिगुअस। यदि कोई स्ट्रिंग ऐसी है जिसका हम एक से ज्यादा पार्स ट्री जनरेट कर सकते हैं उसकी पर्टिकुलर ग्रामर के आधार पर, तो वो एम्बिगुअस कहलाती है। और यदि कोई स्ट्रिंग ऐसी है जिसका कि केवल सिर्फ यूनिक पार्स ट्री ही जनरेट होता है तो वो कहलाता है अनएम्बिगुअस या नॉन एम्बिगुअस, ठीक है। इन दोनों में अंतर है, ध्यान दीजिए कि यदि एक से ज्यादा पार्स ट्री होते हैं तो वो एम्बिगुअस, और यदि यूनिक पार्स ट्री बनते हैं तो एम्बिगुअस। क्लियर। अब प्रॉब्लम है कि ये टॉपिक यहाँ पे जरूरी क्यों है। एक्चुअली में जब भी हम CFG बनाए हैं, जब भी कोई स्ट्रिंग बनती है तो जो टोकन जनरेट होते हैं उसके आधार पे किसी भी पार्स ट्री, किसी भी ग्रामर के लिए या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए एम्बिगुअस पार्स ट्री नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे पार्सर जो होता है फिर उसको सही ढंग से सेट नहीं कर पाता है, वो उसकी मीनिंग सही ढंग से क्लियर नहीं कर पाता है। हमेशा जो पार्स ट्री होना चाहिए वो अनएम्बिगुअस होना ही चाहिए, जिससे कि जो कंपाइलर है उसको सही ढंग से उसको समझ सके। एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहले एम्बिगुअस का। तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, ये एग्जाम्पल हम पहले भी यूज कर लिया है। तो यहाँ पे सेम ये एक ग्रामर है, ये आप एक ग्रामर देख रहे हैं, प्रोडक्शन रूल दिया हुआ है जो हमको जिसे हमें ड्राइव करना है। तो इस ग्रामर से हम 2 टाइप की स्ट्रिंग को जनरेट कर पा रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए ID प्लस ID इंटू ID, और यहाँ पे क्या है ID इंटू ID प्लस ID। यदि हम इसको देखें, इन दोनों स्ट्रिंग को देखें और इनके पार्स ट्री को देखें, ये वाला जो पार्स ट्री है पहली के लिए है और ये वाला जो है दूसरी के लिए। यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो सबसे पहले क्या हो रहा है, इंटू हो रहा है, मतलब जो भी ID इंटू ID है वो पहले होगा, बाद में प्लस हो रहा है, ठीक है। ये पहले वाले के है, मतलब यहाँ पे जो इंटू का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है पहले हो रहा है, इसके बाद प्लस का हो रहा है। अब यदि हम दूसरे वाले को देखें, दूसरे एग्जाम्पल को देखें, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस का ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा और उसके बाद इंटू का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो ये दोनों में अंतर है, तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे जो आंसर आने वाला है वो दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए 3 + 4 × 5 है तो इसका आंसर 23 आएगा, ठीक है। किसके आधार पे, इसके आधार पे। लेकिन यदि हम इसके आधार पे करें तो ये कितना आएगा, 7 × 5 35। तो आंसर दोनों के क्या क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए हमेशा जो ग्रामर होनी चाहिए वो अनएम्बिगुअस होनी चाहिए। अब एक अनएम्बिगुअस का एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये एक अनएम्बिगुअस का एग्जांपल दिया हुआ है। जो ये ग्रामर दी गई है, इस ग्रामर के आधार पे या इस एक प्रोडक्शन रूल के आधार पे हमेशा ही यही जनरेट होगा, यही लैंग्वेज या स्ट्रिंग जनरेट होती है जिसका कि हर स्थिति में सेम मीनिंग होता है। जब भी आप इसे सॉल्व करोगे तो हमेशा यही बनेगा। मतलब यदि हमको ID + ID × ID करना है
तो वो हमेशा इसी फॉर्म में जनरेट होती है। तो ये कहलाता है अनएम्बिगुअस। तो ये आज का वीडियो कंप्लीट हुआ।